नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने हम जा रहे हैं। अमरजीत सिंह दुल्लत, जो कि इस वक्त लाइमलाइट में हैं, चर्चा में हैं, लेकिन गलत वजहों से। जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपसे बातचीत करते हुए बताया था। हम फिर एक बार एएस दुल्लत पर बातचीत करेंगे। असल में करण थापर, जो कि एक वामपंथी पत्रकार है और उन्होंने इंटरव्यू किया था वायर के लिए, द वायर के लिए एएस दुल्लत से। तो दुल्लत ने उनसे कहा था एक सवाल के जवाब में कि अजीत डोवल, जो कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अच्छे संबंध रहे हैं और ये लोग बैक चैनल बातचीत में भी इन्वॉल्व रहे हैं। बावजूद इसके ये कभी नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान करीब आए। अगर डोवल साहब चाहते तो ये हो सकता था। करण थापर ऐसा कहना चाह रहे थे अपनी बातचीत में, ये मैंने उस बातचीत का मतलब निकाला। तो क्या ऐसा संभव है जो मौजूदा हालात हैं भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में, जिस तरह की जली कटी बयानबाजी बिलावल भुट्टो ने की है मोदी जी के बारे में, जो कुछ भी उन्होंने एक तरह से गाली बकी है हमारे प्रधानमंत्री को, और पाकिस्तान में उस गाली मतलब बिलावल ने जब ये बयान दिया तो उसको लोग आंखों पर बैठा रहे थे। बड़ा अच्छा जवाब दिया साहब, प्रधानमंत्री मोदी को बूचर ऑफ गुजरात कह दिया। सर, इस हालत में और जितनी जितनी कड़वाहट है, ये अजीत डोवल के बारे में ऐसा कहना करण थापर का और दुल्लत का ये जवाब, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दुल्लत ने तो ये रॉ में इतनी सर्विस करने के बावजूद और पीएमओ में भी काम करने के बावजूद जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल नहीं किया सिवाय एक पुस्तक लिखने के, जो आईएसआई चीफ के साथ उन्होंने लिखी और उसमें भी वो बदनाम हुए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दुल्लत को क्रेडिबिलिटी के आदमी नहीं है। अगर आप किसी रॉ के आदमी से पूछेंगे ना तो दुल्लत क्या है, इनकी रॉ के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। रॉ के अंदर कोई काम नहीं किया, इनको रॉ की वर्किंग का पता ही नहीं था। रॉ में तो ये ऐश करने आए थे, नीचे वाले काम कर रहे थे और जो चीज हुई वो किया। और बेसिकली मैं सोचा हूं जितना नुकसान इन्होंने रॉ का किया, रॉ को इन्होंने दोबारा से आईबी बनाने की कोशिश की। यानी कि एक्सटर्नल इश्यूज पे जो रॉ की रिपोर्ट थी उस पर ये काम ही नहीं करते थे, ना पता था इनको, ना इनको समझ आई। रॉ के अंदर काम करने में एक साल तो बेसिकली आदमी को समझ नहीं आता कि कहाँ पे है, किसका क्या कोड है, क्योंकि कोडेड लैंग्वेज बात होती है, बड़ा कुछ होता है। अब ये आदमी दुल्लत और दूसरी तरफ आपके करण थापर की क्या क्रेडिबिलिटी है? करण थापर की क्रेडिबिलिटी कोई है ही नहीं। रॉ के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और रॉ का कोई आदमी से मिलना पसंद नहीं करेगा। जब मेरे पास एक करण थापर की जो इनका जो वायर है, वहां से एक लड़की आई मेरे पास, वो इंफॉर्मेशन लेना चाह रही थी। मैं पिछले 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि जी जो एक इंडिया का नेवल का ऑफिसर पाकिस्तान की कस्टडी में है, उसके बारे में कहा जी उसके तो बेसिकली रॉ का एजेंट है। मैंने कहा देखो भैया, ऐसा है, कोई रॉ का एजेंट कोई नहीं है। वो रॉ के अंदर पहली बात तो नेवी के 2-4 लोग होंगे, वो फॉरन भी नहीं जाते, क्योंकि रॉ का कोई ये एजेंडा नहीं है। रॉ एक सिविलियन ऑर्गेनाइजेशन है। आईपीएस यहाँ पे ऊपर आते हैं, कुछ पुलिस वाले आते हैं, रॉ का अपना कैडर है, कुछ आर्मी के लोग होते हैं जो मतलब ग्लोबल टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है उस पर काम करते हैं, लेकिन वो आर्मी छोड़ के आते हैं। और अगर किसी रॉ के लोग को जाना होता है तो उसको एक तरीके से भेजा जाता है। मैं भी रहा हूं बाहर के अंदर, मैं कुछ सड़कों में धक्का तो नहीं खा रहा था, कोई बिजनेस करने तो नहीं गया था। तो मैंने कहा भैया ऐसा एंटी इंडिया एजेंडा साथ मत लेके आओ और आप यहाँ से चले जाओ, आप दोबारा मिलना मत। उसने किसी एक दो से और कोशिश की, किसी ने उसको एनकरेज नहीं किया। जब यहाँ मुशर्रफ की विजिट होनी थी तो उस टाइम में करण थापर पाकिस्तान के एम्बेसडर को चुपचाप अपनी गाड़ी में लेके जाते थे और इंडिया के लीडरों से मिलाते थे। एक एजेंडे पे काम कर रहे थे पाकिस्तान के। इंडिया का कोई फायदा नहीं था इससे। और दूसरी बात, इसको छोड़ के मैं कहूं कि जब पीएम मोदी पावर में आए तो पीएम मोदी की एक विजिट थी पाकिस्तान के अंदर। जब नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, ये अफगानिस्तान से आ रहे थे। अफगानिस्तान से आकर के इन्होंने उनको मुबारकबाद दी, क्योंकि प्लेन आ रहा था पाकिस्तान के ऊपर और शायद 25 सितंबर का दिन था, जब इनका अटल बिहारी वाजपेयी का भी बर्थडे है और साथ में नवाज शरीफ का था। तो नवाज शरीफ ने कहा जी आप मुझे मुबारकबाद दे रहे तो आप आ जाओ। तो डोवाल साहब भी उनके साथ थे। डोवाल साहब से पूछा तो डोवाल साहब कहते हैं ये सिक्योरिटी का बड़ा सीरियस कंसर्न है, क्योंकि आप उतरेंगे उसके बाद आपको पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर में जाना पड़ेगा, जो एडवाइजेबल नहीं है। पीएम मोदी ने कहा भाई मैं जाना चाहता हूँ, कहता चलिए। तो डोवाल साहब उनके साथ थे और उनकी मर्जी के बगैर पीएम मोदी जाते नहीं। वहां पे बातचीत हुई।
तो पीएम मोदी चाहते थे कि उनके साथ रिलेशन अच्छे किए जाएं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसए उनका एजेंडा डिफरेंट है। वो चाहते नहीं दोनों कंट्री के बीच में पीस हो। और उसके बाद इन्होंने कारगिल कर दिया। कारगिल तो खैर वाजपेयी के टाइम पे, उस टाइम पे पठानकोट पे अटैक कर दिया। उसके बाद भी पीएम मोदी ने सोचा कि नवाज शरीफ से बात की, भाई आप इसको सोल्यूशन करिए, इस चीज को आप इन लोगों को पनिश करिए या इनको समझाइए। तो उसके बाद इंडिया पठानकोट पे एक इंक्वायरी करने के लिए पाकिस्तान की टीम आई, जिसमें आईएसए के लोग भी थे, पाकिस्तान की आर्मी के भी थे। और ये जरूर है कि हमने सारे प्लेन्स को वहां से पहले हटा दिया था। वो आए, उसके बाद उनका वही एटीट्यूड था, फिर उरी कर दिया। तो उरी के बाद पीएम मोदी ने उनको पूरा एक जवाब दिया, और उस जवाब के अंदर अजीत डोवाल का इंपॉर्टेंट रोल था। उसके बाद जब पुलवामा हुआ तो उस टाइम उसके बाद भी वालआउट किया गया, और इसके अंदर जो पूरा क्रेडिट जाता है वो पीएम मोदी को जाता है, अजीत डोवाल को जाता है, रॉ को जाता है, एनटीआर को जाता है, आर्मी को जाता है। तो ये जो आदमी जो आपका अजीत डोवाल पे उंगली उठाता है, ये अजीब बात करता है, ना तो देश के इंटरेस्ट की बात है, और ये एजेंडे पे किसका काम कर रहा है? ये कर रहा है पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंडे पे, क्योंकि इनके लिंक्स हैं पाकिस्तान के आईएसआई के साथ। और ये जहां पे बात करते हैं अजीत डोवाल की बैक चैनल पे बात चल रही थी, मैं जहां तक मैं जानता हूं वो चल रही थी पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ। और जब शहबाज शरीफ आए पावर में, तो उस टाइम पीएम मोदी ने उनको मुबारकबाद दी कि चलो आपसे बात करें, क्योंकि ये जो आपके बिलावल भुट्टो या इनकी मां या इवन भुट्टो, वो इंडिया के साथ कभी रिलेशन अच्छा नहीं रखना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ जरूर कुछ सीरियस थे, इसीलिए शहबाज शरीफ को उन्होंने मुबारकबाद दी। और उसके बाद ये था कि दोनों कंट्री के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नवाज तो नवाज है, शहबाज तो शहबाज ही है ना। शहबाज को ना तो बात करने की समझ है, उन्होंने जगह जगह कश्मीर का इशू उठाना शुरू कर दिया। चाहे कोई रैली हो रही है तो भी कश्मीर, फॉरन जा रहे हैं तो भी कश्मीर। उसके बाद पीएम मोदी ने इनसे बात नहीं की। जब पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आए तो पीएम मोदी ने फिर वहां पे इनको कहा कि हम तैयार हैं आपको हेल्प करने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा जी हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए इंडिया से। तो पीएम मोदी बैकअप पीछे हट गए। तो जो बैक चैनल थी वो खत्म हो गई, और जो बैक चैनल थी वो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ के साथ नहीं चल रही थी, वो चल रही थी नवाज शरीफ के साथ, और ये जरूर चलती है। तो सारी बातें खत्म हो गई। और जो आज दुल्लत बात करते हैं, करण थापर बात करते हैं, ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से, यानी कि जैसे पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन है दोनों। और जो इनकी बात है एक बड़ी हार्मफुल है हमारी कंट्री के लिए। लेकिन इनका जो एक मेन इशू है, वो इशू है अजीत डोवाल को टारगेट करना, क्योंकि आज वो ऊंचाइयों पे उड़ रहे हैं, देश को ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं, पीएम मोदी के पीछे खड़े हैं। तो पीएम मोदी पे भी अटैक कर रहे हैं, अजीत डोवाल पे भी अटैक कर रहे हैं। तो इनका एक एजेंडे पे काम किया जा रहा है, लेकिन वो एजेंडा मैं इसीलिए इनके ऊपर वीडियो बना रहा हूं कि इनके जो एजेंडा है उसको एक्सपोज किया जाए। इनकी इंटेंशन क्या है? क्या आप चाहे IC-814 ले लो, डोवाल ये बताएं ना दुल्ला साहब कि इन्होंने क्या काम किया। हम कमांडो भेजना चाह रहे थे। अरे भाई, पहली बात तो जब ये प्लेन हाईजैक हुआ, ये प्लेन के हाईजैक होने की इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी? ये दुल्लत साहब बताएं सबको। चलो मान लिया कि इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसके बाद ये प्लेन कहां पे लैंड किया? ये प्लेन लैंड किया अमृतसर के ऊपर। अमृतसर में जब लैंड किया 1 घंटा खड़ा रहा, लोग इंतजार कर रहे थे, आर्मी के कमांडोज वेट कर रहे थे, पंजाब पुलिस के कमांडोज वो वेट कर रहे थे, टैंक्स खड़े थे कि इस प्लेन पे गोली मार दो। लेकिन उनको ऑर्डर दिया गया कोई गोली नहीं मारी जाएगी, वेट करो, वेट फॉर द ऑर्डर्स। वो प्लेन उड़ गया वहां से, और उसके बाद प्लेन उड़ के चला गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी आप इस प्लेन को उड़ने मत दो, जब तुम्हारी कंट्री में प्लेन खड़ा रहा 1 घंटा। और देखिए, जब प्लेन ये इसको आइडेंटिफाई किया गया कि हाईजैक हुआ, वो शायद लखनऊ के आसपास था, तो उसको कहा गया पाकिस्तान ले जाओ। तो पायलट ने कहा नहीं, पाकिस्तान नहीं लेकिन जा सकते, हमारे पास इतना पेट्रोल नहीं है, तो हम आपको अमृतसर ले जाएंगे। तो अमृतसर की तरफ गया, उससे स्पीड कम कर दी, और पता चल गया। और देखा जाए तो इसके प्लेन के उड़ने से पहले भी, जहां तक मैं सोचता हूं कि इसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि प्लेन हाईजैक हो रहा है, कुछ नहीं किया दुल्लत साहब ने, कुछ नहीं किया उस टाइम पे एनएसए ने। और उसके बाद जब प्लेन अमृतसर से चला गया, पाकिस्तान लैंड कर गया, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को कि आप इस प्लेन को उड़ने मत दो, हम यहाँ पे काम करेंगे। तो पाकिस्तान अब क्यों अलाउ करेगा? जब दुबई में गया तो इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। मतलब दुबई के अंदर उस टाइम पे डोवाल साहब की एक इन्फॉर्मेशन आई थी, डोवाल साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हमने जो अपने फॉरेन रिलेशंस या जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको यूज नहीं किया यूएई के खिलाफ। इसलिए यूएई ने क्या किया, उसने वहां पे लेडीज बच्चों को उतरवा दिया और प्लेन को उड़ने दिया। फिर ये प्लेन चला गया अफगानिस्तान प्लेन चला गया। तो जब डोवाल साहब पहुंचे, साथ में उनके विवेक काटजू पहुंचे, साथ में सीडी शाह है जो बाद में रॉक के चीफ बने, वो भी पहुंचे। और तीनों के पास सैटेलाइट फोन थे क्योंकि सैटेलाइट फोन की रिकॉर्डिंग नहीं होती थी उस टाइम पे, मुझे लेटेस्ट नहीं पता कि आज होती है कि नहीं होती। तो डोवाल साहब ने बाद में कहा कि हम तो हेल्पलेस थे,
क्योंकि जब हम पहुंचे तो तालिबान के साथ पाकिस्तान के आईएसआई के लोग थे, क्योंकि डोभाल साहब की तो पहचान भी है, नॉलेज भी है, और साथ में तालिबान है वहां पे, और तालिबान ने अपने वहां पे कमांडो को खड़े कर दिए ताकि प्लेन को कुछ किया ना जा सके। तो उनका भी हेल्प गवर्नमेंट से कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते, आप इनको रिलीज करो। और आप बताइए कि किन किन लोगों को वहां पे रिलीज किया गया? क्या दुल्लत साहब के उन लोगों से रिलेशन रहे? क्योंकि दुल्लत साहब तो अपने आप को क्लेम करते हैं, ये तो कहते हैं कि जो बिट्टू कराटा उसको छोड़ दो, जो मिलिटेंट है उनको छोड़ दो, उनसे बातचीत करो। और गवर्नमेंट हमारी क्यों बात करेगी? आज हमारी गवर्नमेंट फर्म है, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट को टारगेट करने की, नुकसान करने की। दुल्लत साहब की मैं सिंपल बता दूं, रॉ के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, चाहे रॉ के चीफ हो, क्योंकि पहली बात तो बाहर से आए, और दूसरी बात जो इन्होंने वहां पे काम किए उसकी वजह से, और जिस तरीके से इन्होंने फाइनली अपने आप को एक्सपोज कर दिया है करण थापर के साथ इंटरव्यू करने के बाद, और बरखा दत्त। और बरखा दत्त आपको पता है कि जब कारगिल हुआ था तो बरखा दत्त को वहां पे, बरखा दत्त गई थी, बरखा दत्त के ये कहा जाता है कि इसने वहां पे सैटेलाइट फोन लेके गई थी, और वो फोन से इसने कुछ लोकेशंस दी थी आर्मी की, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। और उससे एक जो हमारा आर्म्स का डिपो था, उसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ। जब आप देखते हैं 26/11 हुआ था, उस टाइम भी बरखा दत्त वहां थी और लाइव कवरेज कर रही थी। और ये कहा जाता है बरखा दत्त की जो कवरेज थी उससे हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी लोकेशन दिखाई जा रही थी कि ये आर्मी का यहाँ ये फलाना है, तो जिससे मिलिटेंट को बड़ा फायदा हुआ और हमको नुकसान हुआ। और ये जो वहां पे इनका ऑपरेशन था 3 दिन चलता रहा, अदरवाइज ये ऑपरेशन 1 या 1.5 दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए था। खैर, ऐसे लोगों से बात करना एएस दुल्लत का और उसके बाद क्रिटिसाइज करना बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है कि करण थापर, बरखा दत्त जैसे लोगों से बातचीत करना और उन्हें समय देना, खास तौर से उनको समय देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आप किन लोगों से बातचीत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे आपका इंटेंशन क्या है। तो एक और बात है ना, मैंने एक और मैं आपको टोकूंगा इसमें बीच में। देखिए, एक और बात है, जब आपने बात की करण थापर से, एक बात की बरखा दत्त से, तो इन्होंने कोई काउंटर क्वेश्चन तो नहीं पूछे, इन्होंने तो सेम लैंग्वेज बात की। मतलब इनका एक फिक्स एजेंडा था कि हमने यहाँ पे आके अजीत डोभाल को टारगेट करना है, हमने यहाँ पे आके पीएम मोदी को टारगेट करना है, यहाँ पे आके इंडिया को टारगेट करना है और प्रमोट करना है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आईएसए को। ये इनका एजेंडा था और उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हाँ, आपने ठीक कहा सर, आपने ठीक कहा। मैं एक जब इंटरव्यू सुन रहा था करण थापर का, तो करण थापर कहते हैं कि ये जो अजीत डोभाल है, ये इनके पॉलिटिशियन से तो रिलेशन है, लेकिन ये पावर के साथ रहना पसंद करते हैं। मतलब ये बहुत एम्बिशियस आदमी है। मतलब उन्होंने कहा कि गैम्बलर, मतलब जो मतलब कर देता है। मतलब हालांकि एक बार एक जगह उन्होंने उसकी तारीफ भी की है कि वो बहुत अच्छे स्पाई रहे हैं, बहुत अच्छे काबिल स्पाई रहे, लेकिन वो डिसीजन करते हैं और सोचते नहीं है। मतलब उन्होंने कहा कि ये जुआ खेल देते हैं एक तरह से। तो और पावर के साथ रहना पसंद करते हैं, ये बहुत महत्वाकांक्षी है। इस तरह की बात है कहना। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इंटेलिजेंस की वर्किंग क्या होती है। इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन आती है और कई इंफॉर्मेशन ऐसी होती है कि आपको इमीडिएटली एक्ट करना है, तो उसमें एक्शन भी लिया गया। जब पीएम मोदी की पहली विजिट हुई थी बांग्लादेश की, शायद बांग्लादेश जा रहे थे, शायद 2015 की बात है, उस टाइम पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अजीत डोभाल इनके साथ बांग्लादेश गए थे, वापस आ गए, वापस आके अटैक को प्लान किया किस तरीके से उसको काउंटर करना पड़ेगा। सक्सेसफुल इन्होंने अटैक किया बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर जाके हमारी फोर्सेस गई, वहां पे 30 से 40 टेररिस्टों को मार के आई। उसके बाद इन्होंने बहुत से वहां सारे कैंप बंद कर दिए। किसका काम था? अजीत डोभाल का। फिर जब आपका बालाकोट हुआ, पुलवामा हुआ, बालाकोट में अटैक किया गया, किसने काम किया? दुल्लत ने तो नहीं किया ना। दुल्लत बताते हैं इन्होंने अब क्या अचीवमेंट है इनकी, वो तो बात नहीं करेंगे। सारा काम किया पीएम मोदी ने, अजीत डोभाल थे साथ में, और ये लोग वो थे जो सोए नहीं उससे पहले, जब उरी अटैक हुआ उसके बाद भी। और मैं आपको बता दूं कि आपका उरी अटैक हो चाहे पठानकोट अटैक हो, इसकी परफेक्ट इंफॉर्मेशन थी गवर्नमेंट के पास, रॉ की वजह से। और ये कोई दुल्लत के टाइम में नहीं थी। दुल्लत के टाइम में क्या हुआ? कारगिल में अटैक हो गया, दुल्लत उस टाइम पे नंबर 2 पे थे और दुल्लत आईबी से आए थे। दुल्लत देख रहे थे पाकिस्तान को, इनको पता होना चाहिए था कि कारगिल में क्या हो रहा है, और यहाँ पे 3000 पाकिस्तानी मारे गए थे उसके बाद। और अगर इतने लार्ज स्केल में पाकिस्तान इंडिया के अंदर आएंगे तो उस टाइम पे रॉ को पता होगा। आप समझिए 2 4 5 तो आए नहीं, 50 100 नहीं आए, हजारों में आए। और फिर ये कहते हैं हमारे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं थी।
ऐसा हो ही नहीं सकता इन्फॉर्मेशन ना हो। और उस टाइम पे दुल्लत को फेलियर के बावजूद रॉ का चीफ बना दिया, और जो रॉ के चीफ थे उनको बना दिया गवर्नर, और रॉ का चीफ बनने के बाद IC 814 का हाईजैकिंग हुई। कितना बड़ा ऑपरेशन था, लोग मारे गए, और उसके बाद दुल्लत साहब को एडवाइजर बना दिया। तो एक, मैं यही तभी कहा, एक कॉन्स्पिरेसी थी अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे, और एक ये उनको पावर से हटाने का एजेंडा था जिसके ऊपर उनके NSA काम कर रहे थे। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के NSA वो उनके खिलाफ काम ब्रजेश कर रहे मिश्रा। थे, और एक इनके साथ। जी। बिल्कुल बिल्कुल है जी, मैं तो ओपनली कहूंगा इसके ऊपर। और साथ में कुछ और थे, एक पॉलिटिशियन थे जो PM बनना चाहते थे, और ब्रजेश मिश्रा और वो पॉलिटिशियन दुल्लत को एक एजेंडे के थ्रू अंदर रॉ के अंदर लेके आए थे। और आज अगर ये आदमी टारगेट करता है हमारे PM मोदी को, टारगेट करता है अजीत डोभाल को, मैं सोचता हूँ इनकी बात पे कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन जैसे मैंने एक और वीडियो बनाया था तो उसमें एक ने कहा जी इनकी बातों पे तो हमें विश्वास हो गया, रॉ के चीफ है। लेकिन आपने जो वीडियो बनाया उससे क्लियर हो गया कि क्या है, और मैं लोगों के दिमाग में से बात निकालना चाहता हूँ या ठीक करना चाहता हूँ कि अजीत डोभाल सर का एजेंडा क्या है। अगर आज हम एक पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, यानी कि हिल टॉप पे खड़े हैं, तो PM मोदी, अजीत डोभाल और हमारे उनकी जो टीम है उसकी वजह से खड़े हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। ये जब ये कश्मीर में कश्मीर का जब जिक्र होता है, जब ये अलगाववादियों की बात होती है, जब ये जो ये हुर्रियत और वगैरह इनके जो धड़े हैं, मुझे लगता है कि ये जो दुल्लत साहब है, जो क्योंकि हुर्रियत वाले कौन है, वो तो पाकिस्तान के एजेंट है। वो तो खैर इधर से भी पैसा लेते थे, उधर से भी, तो वो तो एजेंट थे। इनकी कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था इनके बारे में, इनकी द वाजपेयी ईयर्स किताब में मतलब उसके कुछ बारे में गूगल में पढ़ रहा था, इंटरनेट पर, तो ऐसा लगा कि इनकी बड़ी हमदर्दी है उनके साथ। देखिए ऐसा है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट अपने एपिसोड में करेंगे, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो। तो ये टॉपिक जी। जो इनकी हमदर्दी है टेररिस्टों के साथ, और किस तरीके से इन्होंने जो फिल्म आई थी उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, और क्या इनका रोल था, क्या एजेंडा था, तो उस पर शायद हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, ये बातचीत हमारी जारी रहेगी और बहुत कुछ इस बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की बातें और जो चर्चा है वो मुझे लगता है कि सबसे पहले देश है, और देश है तो हम हैं, इसीलिए इस पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता, और इस पर बात होनी चाहिए, और बातचीत खुलकर होनी चाहिए। सर आपने वक्त निकाला, आपके वक्त का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।